चंद्र गहना से लौटती बैर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। बीता, आपको पता है कि हाथ का जो पंजा है खोलने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्ठिका के सिरे तक की जो लंबाई होती है उसके बराबर का होता है बीता। के बराबर नाप मुरेठा कहते हैं साफा या पगड़ी को। तो इसमें देखिए कवि कहता है, गांव के प्राकृतिक दृश्यों को जी भर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, कि उसके सामने चने के छोटे छोटे ठिगने पौधे खड़े हैं, बांधे मुरेठा शीश पर, और इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, बांधे मुरेठा शीश पर, मानो चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। यानी पास ही मिलकर उगी है, यानी जहाँ पर चने उगे हुए हैं बीच में अलसी हठीली, और अलसी जो है वो मुझे लगता है कि हठात पूर्वक बलपूर्वक वहाँ पर खड़ी है। देह की पतली है, यानी उनका शरीर जो, इसमें ये बताया है कवि ने कि जो चने के पौधे के पास अलसी ने उगकर मानो हठपूर्वक अपना आधिपत्य जमा लिया हो, और वह शरीर से बहुत ही पतली है, उसका तना लचकदार है और उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अलसी अपनी भाषा में दर्शक से कह रही है कि जो कोई मुझे प्यार से छुए उस पर मैं अपना सारा प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। आगे कवि कह रहे हैं कि सब जगह जो सरसों के उगने से पीला रंग छाया हुआ है, और उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी कन्या के हाथ पीले कर दिए हों और वह सज धज कर विवाह मंडप में बैठ गई हो। इस प्रसन्नता के अवसर पर ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ आ गया हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आगे कवि कह रहे हैं कि मंद मंद पवन में झूमती सरसों प्रकृति के हृदय में भरे प्रेम और उल्लास को व्यक्त कर रही है, और नगरों की जो चहल पहल है, भीड़ भाड़ है और शोर से भरे जीवन में कितना स्वार्थ है, ये पारस्परिक प्रेम की कमी है। उस नगर जीवन की तुलना में प्रकृति का यह प्रेम से परिपूर्ण शांत वातावरण मनुष्य के हृदय में प्रेम भाव और मधुर कल्पनाएं जगाने में अधिक समर्थ है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इसमें देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, कि एक छोटे तालाब के जल में उठने वाली लहरों के से घास में ही हलचल हो रही है, और वह उठ रही इसमें लहरियाँ, और वह ऐसी हिल रही है जैसे वहीं जल के साथ लहरा रही हो। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता, और तालाब के पानी पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो आकार में लंबा और रंग में सफ़ेद होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो।
पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया रही है, और उस तालाब के किनारे कई पत्थर है वो पड़े हुए हैं। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर रूपी पशु है वो प्यासे हों और पोखर का पानी पीने आए हों। यानी पोखर की लहरों के द्वारा निरंतर पानी पीते रहने पर भी इनकी प्यास नहीं बुझ रही है। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। आगे देखिए, चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। आगे देखिए, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, यानी जो ही बगुला जल में किसी चंचल मछली को सामने से तैर कर जाते देखता है, वैसे ही वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर मछली को फुर्ती से अपनी चोंच में दबाकर अपने गले से नीचे उतार लेता है। यानी चट दबाकर चोंच में दबा लेता है और गले से नीचे डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन। आगे, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से झपट्टा मारकर टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर, तालाब के जल पर गिरती है और चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और पानी में तैरती हुई मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ सामने रेल की पटरी बिछी हुई है। कवि जानता है कि वहाँ से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है, वह वहाँ से जाने की जल्दी में भी नहीं है। जब इच्छा होगी चला जाएगा, वह अपनी इच्छानुसार रहने को स्वतंत्र है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि की आंखों के सामने चित्रकूट की बेडौल टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ये भूमि भी उपजाऊ नहीं है। यहाँ किसी नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार देखने में कुरूप पेड़ जरूर हैं, जिसमें न तो हरियाली है, न बैठकर गर्मी मिटाने योग्य छाया है, और न ही देखने में मन को आराम पहुँचाने वाले हैं। आगे देखो, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें, यानी पोखर के किनारे से तोते की टें टें की बार बार आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है। यह आवाज़ कानों में मीठा मीठा रस टपका रही है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस क्वासर टीरटो टीरटो, और दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े की टीरटो टीरटो की ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है। और दूर से आती इस आवाज़ को सुनकर कवि का मन जो है वो सरस और प्रेममय हो गया है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। आगे वो ये कह रहा है कि मेरा जो मन है वह करता है कि पंख फैलाकर उड़ते अपनी संगिनी के पास जा रहे सारस के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाए और प्रेमालाप करते हुए सारस के जोड़े की प्रेम भरी बातें चुपके से सुने। इस तरह कवि ने जो है अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। और सारांश आपको एक बार मैं फिर बता देती हूँ इस कविता का, कहीं कुछ छूट गया हो तो, कि चंद्र गहना से लौटती बैर कविता जो है वो प्रकृति सौंदर्य की अद्वितीय कविता है। यानी उसमें संपूर्ण तरीके से जो प्रकृति का सौंदर्य है वो अभिव्यक्त किया गया है। कवि चंद्र गहना नामक गांव से लौट रहा है
और उसके पास प्रकृति को निहारने का काफ़ी समय है और इसलिए वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है और उसके पाँव जो है वो नीचे जो तालाब है उसमें लहरियाँ उठ रही है वहाँ पर है और पास में ही चने के नन्हे पौधे हैं जिनके सिर पर गुलाबी फल हैं और वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। और अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है और सरसों के जैसे अपने हाथ पीले कर लिए हैं और चारों ओर स्वयंवर जैसा जो मनोहर दृश्य है वह महसूस कर रहा है कवि। और ऐसा लग रहा है कवि को कि पत्थर जैसे पानी पी रहे हैं और सूरज की किरणों का जो प्रतिबिंब है वह चांदी के गोल खंबे जैसा लग रहा है और तालाब में कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है तो कहीं काले माथे वाली जो चिड़िया है वो झपट्टा मारकर मछली को ले जाती है आकाश में। कहीं पर चित्रकूट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फैली है जिन पर कांटेदार पेड़ खड़े हैं और इस निर्जन पहाड़ी पर जहाँ लोग नहीं हैं वहाँ पर तोते की टें टें के स्वर, सारस की टीरटो के स्वर सुनाई दे रहे हैं जो मन को अच्छे लगते हैं। और कवि कहना चाहता है कि इन पक्षियों के साथ वह भी आकाश में उड़ जाए और इनकी प्रेम कहानी सुने। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।